दोस्तों आखिरकार यमन से गुड न्यूज आ गई है। यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टल गई है। प्रिया जो 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी प्रिया को, लेकिन फिलहाल सजा पर अमल को टाल दिया गया है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद वहां के स्थानीय अधिकारियों ने यह फैसला लिया है। निमिषा प्रिया यमन के हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले सना की जेल में मौत की सजा का सामना कर रही है। भारत सरकार इस मामले में निमिषा प्रिया के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर एक तरह से कह सकते हैं राहत भरी खबर है कि निमिषा की जो मौत की जो सजा थी उसको टाल दिया गया। साल था 2008। केरल की रहने वाली 19 साल की निमिषा प्रिया अपनी मां को दूसरे घरों में काम करते हुए देखा करती थी। निमिषा सोचती है कि एक दिन वो घर की माली हालत सुधार देगी। केरल की निमिषा पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसकी मां उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रही थी। जैसे तैसे उन्हें आधी अधूरी पढ़ाई की। इसके बाद एक चर्च उनकी पढ़ाई के लिए आगे आया और निमिषा के नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए पैसे भी दिए। निमिषा ने नर्सिंग का कोर्स तो कर लिया, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें केरल में नौकरी नहीं मिली। हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी और कहा गया कि उन्होंने डिप्लोमा से पहले अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए नौकरी नहीं मिल सकती। दोस्तों इसी बीच निमिषा और उसकी मां को पता चला कि यमन में नर्सों के लिए अच्छे मौके हैं और वहां उन्हें आसानी से नौकरी भी मिल सकती है। ना चाहते हुए भी निमिषा की मां ने अपनी बेटी को यमन भेजने का फैसला कर लिया और 19 साल की निमिषा अच्छे भविष्य का सपना लेकर यमन चली गई। यमन जाते ही निमिषा को देश की राजधानी सना के एक सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी भी मिल गई। तब यमन आज की तरह गृह युद्ध की चपेट में नहीं था और वहां शांति थी काफ़ी। नौकरी मिलते ही निमिषा मां को बताती है कि उसके दिन अब बदलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल गई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर 3 साल बाद निमिषा अपनी शादी के लिए कोच्चि आई। निमिषा की शादी ऑटो चलाने वाले टॉमी थॉमस से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ यमन फिर से लौट गई। यमन में पहुंचकर निमिषा ने अपना कामकाज जारी रखा और थॉमस ने भी नौकरी ढूंढ ली। उन्हें कोई अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन ने उन्हें अपना असिस्टेंट रख लिया। फिर आया साल 2012, जब निमिषा ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के आने के बाद घर में खुशियां तो आई, लेकिन दोनों वर्किंग पेरेंट्स के लिए अलग देश में बेटी की देखभाल करना मुश्किल हो रहा। थॉमस को सैलरी भी काफ़ी कम मिलती थी, जिससे आर्थिक दिक्कतें भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में थॉमस अपनी बच्ची की परवरिश के लिए 2014 में उसे लेकर वापस केरल लौट आया। इधर थॉमस बच्ची के साथ देश लौटे और उधर यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया, यानी 2014 में, और भारतीयों को यमन के नए वीज़े मिलने भी बंद हो गए। गृह युद्ध की शुरुआत में यमन के हालत ज़्यादा ख़राब नहीं थे और बेटी से दूर निमिषा सोचने लगी कि कैसे वो अपनी कमाई बढ़ाए ताकि पति और बच्ची को आराम से रख सके। इसके लिए उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया, लेकिन यमन के कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी को यमन में अपनी बिजनेस करनी है तो उसे किसी लोकल शख्स के साथ पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। दोस्तों यहीं से बर्बादी का दौर शुरू हुआ निमिषा के लिए। निमिषा यमन में किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी उस वक्त, और तभी उसे ख्याल आया मेहदी का। मेहदी जिसकी पत्नी ने उसी सरकारी अस्पताल में अपना बच्चा जन्मा था जहां निमिषा काम करती थी। मेहदी और उसके परिवार से निमिषा की जान पहचान हो गई। मेहदी कपड़े की दुकान चलाकर अपना गुजारा करता था। निमिषा ने मेहदी के सामने साथ मिलकर क्लिनिक खोलने का ऑफर दिया तो वो मान गया। क्लिनिक खोलने से पहले जनवरी 2015 में निमिषा भारत आई। इस बार उसके साथ मेहदी भी था। केरल में 1 महीने रहने के दौरान निमिषा और उसके पति ने उधार लेकर करीब 50 लाख रुपए जुटाए ताकि वो वापस जाकर यमन में क्लिनिक खोल सके। लेकिन मेहदी की इस पर पैनी नज़र थी और उसने निमिषा के घर से उसकी शादी की तस्वीरें भी चुरा ली। उसके मन में पहले से ही निमिषा के लिए छल था और उसकी नज़र उसके पैसों पर थी। उसने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली ताकि बाद में वो दावा कर सके कि निमिषा की उससे ही शादी हुई है और वही निमिषा का पति है। इस साजिश से बेखबर निमिषा जब यमन लौटी और मेहदी के साथ मिलकर क्लिनिक की शुरुआत भी कर दी। निमिषा का क्लिनिक 14 बेड का था और उसका नाम रखा गया अल अमान मेडिकल क्लिनिक। निमिषा ने इसी दौरान बेटी और पति को यमन बुलाने की कोशिशें भी शुरू कर दी, लेकिन तभी यमन में गृह युद्ध तेज हो चुके थे और भारत सरकार ने यमन की यात्रा पर रोक भी लगा दी थी। भारत सरकार ने यमन में रह रहे अपने 4600 नागरिकों को बाहर निकाला, लेकिन निमिषा ने अपना नया क्लिनिक छोड़कर भारत लौटने से इनकार कर दिया। उन पर दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा कर्जा था जिसे उन्होंने क्लिनिक खोलने के लिए लिया था।
ऐसे में वो भारत नहीं लौट सकती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यमन में रहना उसकी जान पर बन आएगा। निमिषा का क्लिनिक अच्छा चलने लगा और इसी बीच मेहदी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबको बता दिया कि निमिषा उसकी ही पत्नी है और क्लिनिक से होने वाली कमाई उसने निमिषा से छीनना शुरू कर दिया। निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों दायर याचिका के मुताबिक निमिषा के क्लिनिक खोलने के कुछ समय बाद ही मेहदी ने क्लिनिक के कागजात में छेड़छाड़ कर उसे अपना बताना शुरू कर दिया। वो सबसे कहता कि निमिषा मेरी पत्नी है और उसने क्लिनिक की कमाई भी रखनी शुरू कर दी और निमिषा को पैसा भी नहीं देता था। निमिषा ने इसके बाद आरोप लगाया कि मेहदी ने सालों तक उसे और उसके परिवार को परेशान किया। मेहदी ने उसका पासपोर्ट भी तब तक रख लिया था ताकि वो यमन से भाग न सके। वो ड्रग्स लेता था और निमिषा को टॉर्चर भी करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकी भी दी। उसने क्लिनिक के सारे पैसे हड़प लिए और उसके बाद निमिषा के गहने तक छीन लिए। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर निमिषा ने सना की पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मेहदी पर कोई कार्रवाई करने के बजाय निमिषा को ही अरेस्ट कर लिया और उन्हें 6 दिनों तक जेल में रखा। जेल से निकलने के बाद निमिषा पर मेहदी के अत्याचार कई गुना और बढ़ गए। इसी बीच जुलाई 2017 में निमिषा की जान पहचान अपनी क्लिनिक के पास वाली जेल की वार्डन से हो गई। वार्डन ने निमिषा की कहानी सुनी, उसे सुझाव दिया कि वो बेहोशी की दवा की मदद ले सकती है जिससे उसे अपना पासपोर्ट मिल जाएगा। परेशान निमिषा किसी भी तरह से अपना पासपोर्ट हासिल कर अपने देश वापस भाग जाना चाहती थी और इसी कारण उन्होंने मेहदी को बेहोशी की दवाई दे दी, लेकिन मेहदी ड्रग्स लेता था जिससे उस पर बेहोशी का दवा का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में निमिषा ने उसे दूसरे दिन बेहोश करने की फिर से कोशिश की और इस बार बेहोशी की दवा का डोज थोड़ा ज़्यादा रखा, लेकिन डोज मेहदी के लिए इतना ज़्यादा हो गया कि वो हमेशा के लिए ही बेहोश हो गया। मिनटों में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद निमिषा डर गई। उसने मेहदी के शव के टुकड़े किए वाटर टैंक में डाल दिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गई। मेहदी की मौत के लिए निमिषा को जिम्मेदार बताया गया दोस्तों और उसकी तलाश शुरू की गई। निमिषा 1 महीने बाद सऊदी अरब की सीमा के नज़दीक यमन से गिरफ्तार कर ली गई और उसे जेल में बंद कर दिया गया। साल 2020 में एक स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई। इधर भारत में निमिषा के परिवार ने स्थानीय अदालत के फैसले को यमन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका 2023 में खारिज कर दी गई, जिसके बाद जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों के शीर्ष राजनीतिक परिषद ने निमिषा के फांसी को मंजूरी दे दी। इसके बाद निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिशों में किसी तरह यमन पहुंची और उन्होंने किसी स्थानीय मध्यस्थ के जरिए मेहदी के परिवार से बातचीत शुरू की। निमिषा को बचाने का एक ही रास्ता है, वो है मेहदी के परिवार का निमिषा को ब्लड मनी के बदले में माफ़ करना। निमिषा के परिवार के वकील का कहना है कि मध्यस्थता वार्ता के तहत 2 बार 19 लाख रुपए की मांग की गई और भारतीय दूतावास के जरिए मेहदी पक्ष के वकील को 38 लाख रुपए भेजे भी जा चुके हैं। बावजूद इसके निमिषा की मौत की सज़ा उस टाइम तक टाली नहीं जा सकी थी। निमिषा को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम से एक समूह भी बनाया गया, जिसकी मदद से ब्लड मनी के लिए पैसे जमा किए गए। निमिषा के परिवार के वकील ने बताया कि मेहदी के परिवार को $10 लाख तक की पेशकश की गई, लेकिन अभी तक बात नहीं बनी है। निमिषा की फांसी में मतलब उस वक्त कुछ ही दिन बचे हुए थे, लेकिन अब जो दोस्तों खबर आई है वो काफ़ी ज़्यादा राहत भरी है, क्योंकि अब जो है ऐसा होने वाला है कि उसकी फांसी टल गई है और ये ब्लड मनी जो है हो सकता है काम कर जाए। और इसी बीच दोस्तों हर मंगलवार को वहाँ का जो नियम होता है कि वो अपने घर कॉल कर सकती है, तो अपनी बेटी को जब भी कॉल आता है तो बेटी उससे एक ही बात अपनी माँ यानी निमिषा से पूछती है कि माँ घर कब आओगी।